ज्वेलरी बोनी या कहो कुमा की प्यारी बेटी काफी टाइम से वन पीस की स्टोरी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। पहले उसकी एज, उसका पास्ट और अब उसकी डेविल फ्रूट पावर्स। चैप्टर 11 और 18 में सन गॉड निका की फॉर्म लेने के बाद बोनी एक हॉट टॉपिक बन चुकी है। सभी लोग अपने अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर कर रहे हैं। उसकी निका की फॉर्म लेने के पीछे सभी लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। बट ये सब होने के बाद अब बोनी का कैरेक्टर स्टोरी वाइज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सभी की नजरें एगेट पे बिखरी हुई थी, कोई किसी कैरेक्टर को ढूंढ रहा था तो कोई अपने फेवरेट कैरेक्टर के पावर अप का वेट कर रहा था, तभी ओडा सर ने सभी की अटेंशन एक बच्ची पर लाकर टिका दी। निका जो वानो के बाद से एक हॉट टॉपिक रहा है, सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी पावर को फुल एक्शन पे देखना चाहते थे। तभी ऐसी पावर को बोनी के हाथ में देखना किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और सभी लोग सवालों से ही भरे पड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बोनी के पास्ट और उसकी पावर्स को ही जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये पावर बोनी के पास आई कैसे। तो ये वीडियो लिटिल बोनी को डेडिकेटेड है, जिसके थ्रू हमें सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि बोनी की पावर्स क्या कर सकते हैं और अगर बोनी निका बन सकती है तो इसका मतलब क्या कोई और भी निका बन सकता है। तो वीडियो के एंड तक ये सभी सवाल गायब हो चुके होंगे और जो बचेगा वो होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का रीजन। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं और हम चलते हैं बोनी के बचपन में। ज्वेलरी बोनी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो कुमा और गिनी की बेटी है, बट इन रियलिटी कुमा बोनी का बायोलॉजिकल फादर नहीं है। बेशक कुमा और गिनी प्यार करते थे एक दूसरे से, बट ये लव स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंच पाई। कुमा और गिनी के एक साथ आने से पहले गिनी को किडनैप कर लिया गया, वो भी सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा, जहाँ पर उसे 2 साल तक किसी की बीवी बन के रहना पड़ा, जहाँ पर उसे मेंटली टॉर्चर, फिजिकल असॉल्ट का सामना करना पड़ा। साथ में उसे गिनी पिग की तरह ट्रीट किया गया और उस पर एक्सपेरिमेंट करे सैटर्न ने। 2 साल के टॉर्चर के बाद गिनी वहां से निकली तो, पर वो उसकी आज़ादी नहीं थी, वो बस उसकी लाइफ के लिए कुछ मोमेंट थे जो उसे दिए गए थे, क्योंकि गिनी को एक रेयर डिजीज हो गई थी, द सैफायर स्केल्स, एक ऐसी डिजीज जिसमें नेचुरल लाइट के एक्सपोजर में आने से ही स्किन क्रिस्टल्स में बदलने लगती है। तो गिनी के पास कुमा को एक लड़की मिलती जिसका नाम वो बोनी रखता है और बस अपने प्यार के लिए कुमा उसे रेज करता है। भले वो उसकी बेटी नहीं थी, बट कुमा उसके लिए उससे भी ज्यादा करता है और वो सब कुछ देता है उसे। बोनी भी बाय बर्थ उस रेयर डिजीज की शिकार थी, जिसके बारे में कुमा को पता चल जाता है। इसी के साथ जैसा हम जानते हैं कि बोनी ने तोसी नोमी खाया है, बट वो डेविल फ्रूट बोनी ने खाया नहीं था, ये पावर उसे दी गई थी सैटर्न द्वारा। सैटर्न ने बोनी पे एक्सपेरिमेंट किए थे जब वो बस एक इन्फेंट थी। उसे डेविल फ्रूट एक्सट्रैक्ट दिया गया, ये देखने के लिए क्या किसी डेविल फ्रूट की पावर को ऐसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ये चीज उन सभी के लिए जवाब है जो कहते हैं कि वन पीस बच्चों के लिए है। ये डार्कनेस से भरा पड़ा है, जहाँ पर ऐसे हजारों केस हमें देखने को मिलते हैं। किसी के ऊपर मरते दम तक एक्सपेरिमेंट करना, एक बच्ची को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाना, ये रियल लाइफ के हर इश्यू को हमारे सामने रखता है। तो बोनी बचपन से इस पावर और डिजीज के साथ थी, जहाँ पर कुमा को समझ आ गया था कि जो गिनी के साथ हुआ था वही बोनी के साथ होने वाला है नियर फ्यूचर में। इसे रोकने के लिए कुमा ने हर पॉसिबल कोशिश करी। वो हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास गया, पर उसे इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। फिर कुमा के लिए आशा की किरण बन के आता है ड्रैगन और वो उसे दुनिया का सबसे जीनियस आदमी वेगापंक की लोकेशन देता है। वेगापंक बोनी की कंडीशन देखकर ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर देता है, बट इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉस्टली होने वाला था। तो इस कॉस्ट के बदले में कुमा खुद को सरेंडर कर देता है, यानी अब वेगापंक कुमा को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकता था। यहाँ तक फिर भी चीजें ठीक थी, बट फिर एंट्री होती है सेल्फ क्लेम साइंटिस्ट उर्फ दल्ले की, यानी सैटर्न। सैटर्न इसके बारे में जानने के बाद मल्टीपल कंडीशन रख देता है कुमा के सामने, और वो कंडीशन कुमा को बर्बाद करने के लिए थी, क्योंकि सैटर्न जानता था कि कुमा कौन है। ये वही बच्चा है जो उसके आगे से गॉड वैली से भागा था। इतनी भयानक डिजीज होने के बाद भी बोनी को कुमा ने बहुत प्यार से पाला था और उन दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बोनी के लिए भी इस दुनिया में बस उसके पिता ही थे। बोनी का इलाज 6 महीने तक चलता है और सॉर्बेट में 1 साल का रिहैब। इसके बाद कुमा अपनी बेटी से कभी नहीं मिला, क्योंकि उन कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी थी कि कुमा अपनी बेटी से कभी नहीं मिलेगा इस इलाज के बाद। सॉर्बेट में बोनी उसका इंतजार करती रही। बोनी के ऊपर CP8 एजेंट अल्फा नजर रखती थी, इनकेस कुमा उससे मिलने की कोशिश करे और वो बोनी को वहीं पर मार दे। कुमा बोनी को लेटर लिखता था, क्योंकि भले ही वो उससे मिल ना सके, बट उसे उन लेटर्स के थ्रू वो खुशी देना चाहता था। बट अल्फा हर एक लेटर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया करती थी। बोनी के 1 साल के हीलिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी अल्फा उसे बाहर जाने से मना करती है और एक दिन कोने उसे बताती है कि अल्फा एक गवर्नमेंट एजेंट है जो बस उसे रोकना चाहती है कुमा से मिलने से। इसको सुनने के बाद बोनी का गुस्सा अब फट पड़ता है और उसे अब बस बाहर जाना था। कोने एक प्लान बनाती है।
प्लान एक डिस्गाइज का, जहां पर वो बोनी की तरह डिस्गाइज बन के अल्फा को डिस्ट्रैक्ट करेगी और बोनी इतने में गियो गियो और बाकी फिशमैन के साथ सी में सेल करेगी। बट ये प्लान एंड मोमेंट पे अल्फा को पता चल जाता है और वो बोनी को रोकने आती है, जिसको देखकर बोनी को कुमा की बात याद आती है, जहां पर वो उसे नीका के बारे में बता रहा है, हाउ नीका लुक लाइक और उसकी पावर कैसी थी। जिसके बाद बोनी भी उन्हीं रबरी पावर को यूज करके एक जायंट रबरी फिस्ट मैनिफेस्ट करती है और अल्फा को हरा देती है। अब तुम खुद बोनी की पावर को इमेजिन करो कि वो जायंट फिस्ट कितना पावरफुल होगा कि उसने एक CP8 एजेंट को सिंगल ब्लो में लंबा कर दिया। इसके बाद बोनी अपना खुद का पायरेट ग्रुप बनाती है और कुमा की खोज शुरू करती है। उसे बस अपने पिता से मिलना था, तो इसके सफर में जो भी उसके सामने आया बोनी ने उसे हराया। इसी के साथ इस पायरेट क्रू पे एक टैग भी लगा कि ये लोग बच्चों और बूढ़ों को टारगेट करते हैं। अब ये टैग बोनी की एबिलिटी की वजह से लगा था, क्योंकि बोनी जिससे भी फाइट करती थी या तो वो उसकी एज को कम करती थी या फिर उसकी एज को बढ़ा देती थी, जिससे स्पेक्टेटर को ये लगता था कि बोनी बच्चों और बूढ़ों को ही मारती है। बोनी का क्रू अच्छा खासा नाम बना लेता है, उसे 1 of 12 वर्स्ट जनरेशन का पार्ट रखा गया। एक बच्ची ने 12 इनफेमस पायरेट क्रू के बीच में अपनी जगह बना ली। ये बात अपने आप में ही कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बोनी साबाओडी के इंसिडेंट को सरवाइव करती है और वो सी में मल्टीपल क्रूज को हैंडल करते हुए उसका सामना ब्लैक बियर्ड से होता है। न्यू वर्ल्ड में आते ही वो बोनी को बैटलशिप के बदले में ट्रेड करना चाहता था, बट वहां पर ट्रेड कुछ नहीं होता है, बल्कि अकाइनू आ जाता है, जिसको देखकर पूरा ब्लैक बियर्ड का क्रू वहां से भाग जाता है और अकाइनू बोनी को पकड़ के हेडक्वार्टर ले जाता है। बोनी का क्रू तो वहां से नहीं निकल पाता है, बट बोनी किसी तरह से वहां से निकल जाती है। बोनी इन्फिल्ट्रेशन में कितनी सही है वो हमें इस बात से पता चलता है कि वो कुमा को बचाने के लिए मरीजवा में भी घुस जाती है, जहां पर उसे साबो मिलता है। साबो कुमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बोनी को एगर्ट की लोकेशन बताता है, जहां पर बोनी जाना चाहती थी, ताकि वो वेगापंक से कहकर कुमा को वापस से एक ह्यूमन बना सके। और एगर्ट में आने के बाद तो बोनी के सामने कई राज खुलते हैं। चीजें जैसा वो सोच रही थी उससे भी ज्यादा खराब थी। बोनी कुमा के पास को देखती है, जिसको देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं कि कुमा ने अपनी लाइफ में पीस ही नहीं देखा। बचपन से लेकर वो आज तक बस भाग रहा है। कुमा की लाइफ बहुत ज्यादा पेनफुल है। इसे जितना भी ज्यादा जानो उतना ज्यादा गुस्सा आता है इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे। मैंने कुमा की ट्रेजिक लाइफ पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, इसको देखकर तुम लोग समझ पाओगे कि कुमा ने क्या झेला है। बोनी एगर्ट पे पहुंचकर पहले तो वेगापंक को मारने की कोशिश करती है, बट कुमा की मेमोरीज को देखने के बाद वो वेगापंक से माफी मांगती है। पर यह शांति ज्यादा देर की नहीं थी। यहाँ पर वो वॉर छिड़ने वाली थी जो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। यहाँ पर CP0 एजेंट वेगापंक को मारने का ट्राई करते हैं। एक एडमिरल का यहाँ पर आना, स्ट्रॉ हैट का उससे रोकना और एक एल्डर का अर्थ पर आना, जो रेयर टू रेयर इंसिडेंट में से एक है। और यहाँ पर सैटर्न आया भी स्ट्रॉ हैट और वेगापंक के लिए था। सैटर्न के एगर्ट पे एंट्री काफी डिमिनिक थी। सैटर्न को सामने देखकर बोनी गुस्से में सीधे उस पर अटैक करती है, क्योंकि उसने सैटर्न को कुमा की मेमोरी में देखा था कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से कुमा को अपनी लाइफ में इतना कुछ झेलना पड़ा। और आज कुमा की ऐसी हालत का रीजन भी यही बंदा है। पर बोनी को वो सच पता ही नहीं था कि उसकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है वो इसी सैटर्न की वजह से हुआ है। हमें ये पता है कि गिनी किडनैप हुई थी, पर उसे किस सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ रहना पड़ा पता नहीं। उसे किसने इतना टॉर्चर किया पता नहीं। कौन था कुमा का रियल फादर पता नहीं। पता है तो बस इतना कि सैटर्न ने गिनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उसने बोनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, एक इन्फेंट चाइल्ड के ऊपर, बस अपने कुछ सवालों के लिए। ये एक डिस्टर्ब मेंटेलिटी की पहचान है। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट और बोनी एक साथ आकर इसका सामना करते हैं और जब सैटर्न को लगने लगता है कि अब वो यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, तब वो समन करता अपने बाकी भाइयों को, यानी बाकी एल्डर्स को। और एगर्ट पे उनके आते ही कंप्लीट स्टोरी बदल जाती है, जहां पर सभी लोग सैटर्न को पेलने की कोशिश कर रहे थे। अब पांचों एल्डर के आते ही वो सिचुएशन अपनी जान बचाने की पड़ गई है। पांचों एल्डर्स के आगे स्ट्रॉ हैट बिल्कुल ही कमजोर पड़ रहे थे। यहाँ पर उनके सेवियर बन के जायंट वॉरियर पायरेट उन्हें सेव करने आते हैं। और इसी ऑपरेशन के एंड तक चैप्टर 11 और 17 में ये लगने लगा था कि सभी यहाँ से निकल जाएंगे, पर नहीं। अगले ही चैप्टर 11 और 18 में मार्स उन शिप का उड़ते हुए पीछा करने लगा। एक उड़ने वाले जीव से कहाँ तक भागोगे, और खास करके आग उगलते हुए से। यहाँ पर देखने को मिलता हमें मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट, मैं भी नीका। यानी हम यहाँ पर दो नीका को देखते हैं। लूफी यहाँ पर नीका फॉर्म लेने के बाद बोनी को भी एनकरेज करता है। लूफी भले ही बोनी की एबिलिटी को तो नहीं समझता था, बट उसने पहले भी देखा है बोनी को सेम लूफी की तरह एक जायंट इलास्टिक फिस्ट मैनिफेस्ट करते हुए। बोनी एक जाइगेंटिक हैंड से सैटर्न पे अटैक करती है, इसलिए लूफी को लगता है कि बोनी नीका की फॉर्म भी ले सकती है। ऐसा होते हुए हम सभी ने देखा था, तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ कैसे, इस पे बात करते हैं।
यानी बोनी की एबिलिटीज पे। बोनी के पास तोसी तोसी नोमी की एबिलिटीज हैं, जो कि एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट है जिसके पास काफी सारी एबिलिटीज हैं। लाइक वो किसी की भी एज को मैनिपुलेट कर सकती है, वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को भी टच करके उसकी एजिंग को परमानेंट चेंज कर सकती है, और वहीं पे किसी लिविंग बीइंग को टच करके कुछ टाइम के लिए उसकी एजिंग को भी चेंज कर सकती है। इसी के साथ बोनी किसी भी वेपन का यूज करके अपनी एबिलिटी को यूज कर सकती है, जिससे वो किसी पावरफुल अपोनेंट को एक फ्रेजाइल बेबी में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिससे वो लोग लड़ने के काबिल बचते ही नहीं हैं। ये था इस फ्रूट का बेसिक स्टार्टर पैक। इसके बाद शुरू होती है खास बात, जिसको देखकर सभी लोग चौंक गए हैं। अब आते हैं तोसी तोसी नोमी के ट्रू पावर पे, जिसका यूजर डिफरेंट टाइमलाइन को एक्सेस कर सकता है। जो चीज रियलिटी में नहीं हुई बट वो उस तरह के फ्यूचर को सोच सकता है और अटेन कर सकता है। इस टेक्निक को कहते हैं डिस्टॉर्शन फ्यूचर, जिसके थ्रू बोनी अदर पॉसिबल फ्यूचर को भी अटेन कर सकती है। जहाँ पर बोनी बचपन से ही कुमा के साथ सन गॉड नीका की स्टोरी सुनती आई है। उसकी रबरी बॉडी, फ्री विल, ये सभी बातें उसकी मेमोरी में है, जहाँ पर उसके मन में नीका की एक झलक भी है। बोनी पहली बार अल्फा को हराने के लिए एक जायंट इलास्टिक फिस्ट को मैनिफेस्ट करती है, जस्ट लाइक लूफी, और उसमें पावर भी उतनी ही होती है। ऐसे ही हम एगेड पे सैटर्न के अगेंस्ट में देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से इसी मूव को यूज करती है। और लूफी को नीका की ट्रू फॉर्म में देखकर बोनी भी अमेज थी। उसने यहाँ पर रियल नीका को देखा था, नीका जो उसके पिता के लिए एक सेवियर है और वो हर किसी के अगेंस्ट में जा सकता है, उन लोगों को बचाने और फ्री करने के लिए। तो जब लूफी ने उसे कहा कि नीका की फॉर्म लेने को, तब बोनी की डिस्टॉर्शन फ्यूचर एबिलिटी काम आई और उसे उसके गॉड में ट्रांसफॉर्म किया, जिसका इंतजार वो बचपन से कर रही थी। और ये पोटेंशियल लूफी को देखने के बाद ही अनलॉक हुआ था। कुमा से नीका के बारे में सुनने के बाद, लाइक उसकी स्ट्रेचीनेस, बोनी डिस्टॉर्शन फ्यूचर की पावर को यूज करके इमेजिन कर सकती है खुद को उस फ्यूचर में जहाँ पर वो नीका है। ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन को जनरेट करती है। जिस तरह से लूफी अपनी इमेजिनेशन से अपनी पावर को बढ़ा सकता है, उसी तरह बोनी भी अपनी इमेजिनेशन के थ्रू डिस्टॉर्शन फ्यूचर को यूज करती है, क्योंकि उसका फ्रूट बनाई परसीव रियलिटी ऑफ एज को मैनिपुलेट करने के लिए। यही उसकी ट्रू पावर है और यही एबिलिटी बोनी को वन पीस वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल बना देती है, वो भी बस 12 साल की एज में। भले ही फ्रूट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसके भी वीकनेस होती है। बोनी के फ्रूट की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका फेथ। अगर वो वीक है तो वो फ्यूचर को डिस्ट्रॉर्ट नहीं कर पाएगी। फ्यूचर डिस्टॉर्शन को यूज करने के लिए बोनी को उसमें बिलीव करना होगा, तभी वो उस फॉर्म को ले सकती है। और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसका होना इम्पॉसिबल है, तो बोनी उस फ्यूचर को रियलिटी में नहीं ला सकती। इसलिए उस चीज की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, तभी बोनी उस पावर को ले सकती है। लाइक बोनी ने कुमा की स्टोरी में जायंट्स के बारे में सुना और उसे पता है कि उसके पिता बकीनियर है, तो वो उनकी एबिलिटी और साइज को गेन कर सकती है। और नीका में बदल पाने के पीछे भी रीजन लूफी खुद था। उसने लूफी को नीका में बदलते हुए देखा। इसे देखने के बाद उसे नीका में बिलीव पक्का हुआ और वो भी नीका में ट्रांसफॉर्म हो पाई। और जैसा सैटर्न कहता है बोनी की एबिलिटी के बारे में कि जितना ज्यादा बोनी रियलिटी को जानेगी, उसका फ्यूचर उतना ही नैरो होता जाएगा। यानी ये पावर भले उसे किसी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बट जितना ज्यादा वो रियलिटी को जान पाएगी, उसके फ्यूचर डिस्टॉर्शन एबिलिटी और फ्यूचर पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होती जाएंगी। इसी के साथ बोनी के फ्रूट की 2 यूनिवर्सल लिमिटेशन है, एक स्टेमिना और दूसरा है सी वाटर, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहीं पर यह वीडियो खत्म होती है।